नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कक्षा 12 का राजनीति विज्ञान का मॉडल पेपर नंबर 2 देखेंगे। मॉडल पेपर नंबर 1 और ब्लूप्रिंट हमने है वो पिछली क्लासों में देखे थे, जो इसी चैनल पर प्ले लिस्ट में उपलब्ध है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस प्ले लिस्ट में वहाँ से देख सकते हो। आज का सेशन कुछ मोटिवेशनल लाइनों के साथ शुरू करते हैं कि जीवन में जीतने वाले कभी बहाना नहीं बनाते और बहाना बनाने वाले कभी जीते नहीं। कि जीवन में जीतने वाले कभी बहाना नहीं बनाते और बहाना बनाने वाले कभी जीतते नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए अपना सेशन शुरू करते हैं। इसमें आपके जो खंड ए है वो MCQ प्रश्नों से संबंधित होगा और इसमें पहला प्रश्न का पहला है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। सोवियत संघ का विघटन है वो 1991 में हुआ। इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही है। उसके बाद दूसरा, यूरोपीय संघ की मुद्रा का क्या नाम है। यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम है वो है यूरो, और रुपया भारत की मुद्रा है और डॉलर है वो अमेरिका की मुद्रा है। उसके बाद तीसरा है, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन का दौरा कब किया। राजीव गांधी ने चीन का दौरा 1988 में किया। इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही है। उसके बाद चौथा है, आसियान की स्थापना किस वर्ष हुई। आसियान की स्थापना आपके है वो 1967 में हुई। इसमें ऑप्शन बे है वो सही है। आगे 500 है, जातीय संघर्ष से जूझने वाला दक्षिण एशियाई देश कौन सा है। दक्षिण एशिया का ऐसा कौन सा देश है जिसमें लंबे समय तक है वो जातीय संघर्ष चला। जो आपके श्रीलंका है उसमें लंबे समय तक जातीय संघर्ष चला। इसमें ऑप्शन से है वो सही है। श्रीलंका में है वो सिंहली और तमिली लोगों के बीच लंबे समय तक संघर्ष चला। सिंहली जो राजभाषा थी उसको सिंहली जो भाषा थी उसको श्रीलंका की सरकार ने राजभाषा घोषित कर दी। उस कारण है उनके बीच संघर्ष चला और लंबे संघर्ष के बाद 1948 में है वो श्रीलंका आज़ाद हुआ। आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद छठा है, संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस यानी कि UNO दिवस है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही है। उसके बाद सातवां है, निम्नलिखित में से परंपरागत सुरक्षा नीति का तत्व है। परंपरागत सुरक्षा नीति का तत्व, शक्ति संतुलन भी परंपरागत सुरक्षा नीति का तत्व है, गठबंधन बनाना भी परंपरागत सुरक्षा नीति का तत्व है और अवरोध भी सुरक्षा नीति परंपरागत सुरक्षा नीति का तत्व है। इसमें आपके तीनों ही सही है, इसलिए इसका ऑप्शन बे है वो सही होगा। इसमें आपके अवरोध का अर्थ है कि ऐसी रणनीति बनाना जिससे युद्ध की आशंका ही समाप्त हो जाए, जो सामने वाला शत्रु है वो डर कर पहले युद्ध करने की हिम्मत भी नहीं करे। उसके बाद आपका 8वां प्रश्न है, वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत में क्या शामिल नहीं है। वायुमंडल है वो मानवता की साझी विरासत में शामिल है, समुद्री सतह भी साझी विरासत में शामिल है, बाहरी अंतरिक्ष भी साझी विरासत में शामिल है और एक अंटार्कटिका है वो भी आपके साझी विरासत में शामिल है। इसमें आपके जो सड़क मार्ग है वो साझी विरासत में शामिल नहीं, इस पर है वो जिस देश ने बनाई उस देश का अधिकार है। इसमें ऑप्शन बे है वो सही है। उसके बाद 9वां प्रश्न है, वैश्वीकरण के कारण राज्य की शक्ति के किस क्षेत्र में कमी आई। वैश्वीकरण के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा में वृद्धि हुई है, अपने नागरिकों की सुरक्षा में भी वृद्धि हुई, कानून व्यवस्था में वृद्धि हुई, जबकि लोक कल्याण का क्षेत्र है उसमें कमी आई। जो राज्य है वो अब लोक कल्याणकारी इतना रहा नहीं। वैश्वीकरण के कारण राज्य के लोक कल्याणकारी क्षेत्र में कमी आई। अब राज्य है वो लोगों को कल्याण करने वाली ज़्यादा योजनाएं नहीं चला सकता। इसमें अधिकतर है वो कंपनियों का प्रभुत्व स्थापित होता है। उसके बाद 10वां है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना है वो 1956 में हुई। और 11वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब हुए। स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव आपके है वो 1952 में संपन्न हुए। 12वां प्रश्न है, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है। ये आपको पुस्तक का विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक आपके है वो है JC कुमारप्पा। उसके बाद 13वां प्रश्न है, बांडुंग सम्मेलन कब हुआ था। बांडुंग सम्मेलन 1955 में है वो हुआ था। उसके बाद 14वां प्रश्न है, किस वर्ष भारत ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्ष के लिए शांति, मित्रता और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए। भारत ने 1971 में है वो सोवियत संघ के साथ 20 वर्ष के लिए शांति, मित्रता और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए। उसके बाद 15वां प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। गरीबी हटाओ का नारा है वो इंदिरा गांधी ने दिया और इंदिरा हटाओ का नारा जो इंदिरा के विपक्षी नेता थे उन्होंने दिया था। ये चुनाव में दो महत्वपूर्ण मुद्दे भी बने थे। उसके बाद 16वां प्रश्न है, द्रविड़ मुनेत्र कस्कम पार्टी यानी कि DMK जो पार्टी है उसका गठन है वो किसने किया। DMK पार्टी का गठन C नटराजन अन्नादुरई ने किया। इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही है। उसके बाद 17वां प्रश्न है, द्रविड़ आंदोलन के प्रणेता कौन थे। जो द्रविड़ आंदोलन है उसके मुख्य नेता कौन थे। द्रविड़ आंदोलन के प्रणेता है वो EV रामास्वामी नायस्कर। इसमें ऑप्शन बे है वो सही है। उसके बाद 18वां प्रश्न है, बाम शेप का गठन कब हुआ। ये बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। बाम शेप 1978 में गठन हुआ। ये एक सरकारी कर्मचारियों का संगठन है और इसका पूरा नाम है बैकवर्ड एंड
माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऑफ एम्प्लॉइज फेडरेशन, ये आपको इसका पूरा नाम भी विशेष रूप से ध्यान में रखना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है 1998 में भारत ने खालजगा में परमाणु परीक्षण किए। 1998 में भारत ने है वो पोखरण जो राजस्थान के जैसलमेर जिले में है उसमें है वो परमाणु परीक्षण किया था। और 1974 में भी भारत ने परमाणु परीक्षण किया। भारत में ने आज तक 2 बार परमाणु परीक्षण किया था। 1974 में जब परमाणु परीक्षण किया उस वक्त आपके प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, और 1998 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम थे। उसके बाद दूसरी खालजगा 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने खालजगा संधि पर हस्ताक्षर किए। 1960 में भारत और पाकिस्तान ने विश्व बैंक की मदद से है वो सिंधु जल नदी पर हस्ताक्षर किए। सिंधु जल की जो समझौता था उस पर हस्ताक्षर किया। इसमें आपके सही उत्तर होगा सिंधु जल। उसके बाद तीसरा है परमाणु अप्रसार संधि सन खालजगा में हुई। परमाणु अप्रसार संधि है वो सन 1968 में आपके हुई थी। उसके बाद चौथा है फिलीपींस के कई समूह और संगठनों ने मिलकर एक ऑस्ट्रेलियाई बहुराष्ट्रीय कंपनी खालजगा के खिलाफ आंदोलन चलाया। फिलीपींस के जो कई समूह और संगठनों ने मिलकर एक ऑस्ट्रेलिया की बहुराष्ट्रीय कंपनी का था वेस्ट बहुराष्ट्रीय कंपनी, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है WMC वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन, इसमें आपके ये उत्तर होगा। उसके बाद 5 1944 में उद्योगपतियों के समूह द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था के प्रस्ताव को खालजगा कहा गया। 1944 में जो उद्योगपतियों के समूह ने है वो एक सरकार को प्रस्ताव भेजा, उसको है वो बॉम्बे प्लान कहा गया। इसमें की सरकार है वो नियोजित अर्थव्यवस्था के माध्यम से चलनी चाहिए, इसकी मुख्य मांग ये थी। और उद्योगों के विकास के लिए भी सरकार को बेहतर है वो कदम उठाना चाहिए। उसके बाद आपके छठा प्रश्न है भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार खालजगा में चलाया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार है वो जून 1984 में चलाए गए थे और ये पंजाब में चलाए गए थे। ये आपके इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है ऑपरेशन ब्लू स्टार। उसके बाद तीसरा प्रश्न है वो अति लघुत्मक प्रश्नों से संबंधित है और इसमें भी आपके 1-1 नंबर के प्रश्न है वो पूछे जाएंगे और एक शब्द या एक लाइन में उत्तर देना है। पहला है व्लादिमीर लेनिन किस पार्टी के संस्थापक थे। व्लादिमीर लेनिन आपके जो बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी है उसके संस्थापक थे। इसका आपके सही उत्तर होगा बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। साप्टा का पूरा नाम क्या है। साप्टा का पूरा नाम है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, यानी कि दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। इन देशों में है वो व्यापार करने पर कोई भी व्यापार शुल्क नहीं लगेगा। ये आपके साप्टा का पूरा नाम है साउथ एशियाई फ्री ट्रेड एरिया। उसके बाद तीसरे कौन से सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के 2 पक्ष है वो है मानवता की सुरक्षा पहला और दूसरा विश्व की सुरक्षा। जो मानवता सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा है उसमें विशेष रूप से मानवता की सुरक्षा पर बल दिया गया है। चौथा प्रश्न है पृथ्वी सम्मेलन की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या रही थी। पृथ्वी सम्मेलन की आपके महत्वपूर्ण उपलब्धि है वो ये रही थी जो पर्यावरण विषय है उसको समकालीन है वो विश्व राजनीति का मुद्दा बना दिया गया था, यानी कि सभी देश है वो इसकी तरफ ध्यान देंगे। ये जो पृथ्वी सम्मेलन है उसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि रही थी। उसके बाद 5वां है वामपंथी आलोचक वैश्वीकरण के विरोध में क्या तर्क देते हैं। जो वामपंथी आलोचक है वो वैश्वीकरण के विरोध में कहते हैं कि वैश्वीकरण एक पूंजीवाद की अवस्था है, इसके कारण है वो गरीब और अमीर लोगों के बीच की जो खाई है वो बढ़ती जाएगी, यानी कि जो गरीब और अमीरों के बीच का भेदभाव है वो वैश्वीकरण बढ़ाने का काम कर रहा है। ये जो वामपंथी आलोचक है वो वैश्वीकरण की आलोचना करते हुए कहते हैं। उसके बाद छठा है केरल मॉडल ने नव लोकतंत्रात्मक पहल नामक अभियान कैसे चलाया था। केरल मॉडल ने नव लोकतंत्रात्मक नामक अभियान है वो स्वयंसेवी संगठनों की सहायता से चलाया गया था और इसमें विकास की गतिविधियों में लोगों को सीधे रूप से भागीदार बनाया गया था। ये मुख्य रूप से NGO जो स्वयंसेवी संगठन है उनकी सहायता से चलाया गया। उसके बाद 7वां प्रश्न है नाटो का पूरा नाम लिखिए। नाटो का आपके होगा नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी और ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। उसके बाद 8वां है कामराज योजना क्या थी। 1963 में जो कांग्रेस के आपके अध्यक्ष थे के कामराज, उन्होंने एक योजना पेश की जिसके अंतर्गत यह सिफारिश की गई कि जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है वो कांग्रेस से अपने पद छोड़ दे और ताकि उनकी जगह वो युवा नेता आ सके और अपना पदभार संभाल सके और युवा नेता भी वो जिम्मेदारी लेना सीख सके और देश को मुख्य रूप से युवाओं का फायदा मिल सके। उसके बाद 9वां प्रश्न है आशू का पूरा नाम लिखिए। आशू का पूरा नाम है ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। ये आपके जो मुख्य रूप से है वो विद्यार्थियों का संगठन था और इसने जो बाहरी लोग थे उनके खिलाफ आंदोलन चलाया था। जो असम में बाहर से आकर बस गए थे उनके खिलाफ मुख्य रूप से आवाज़ उठाई और आंदोलन चलाया। उसके बाद 10वां प्रश्न है हिंदुत्व अथवा हिंदूपन शब्द को किसने गढ़ा था। हिंदुत्व या हिंदूपन शब्द को है वो
वी.डी. सावरकर ने गढ़ा था। वी.डी. सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर ने इस शब्द को है वो गढ़ा था और प्रसिद्ध किया था। उसके बाद 11वां है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के संस्थापक कौन थे। बसपा का आपके जो चुनाव चिन्ह है वो है हाथी। बसपा के संस्थापक है वो थे आपके कांशीराम। उसके बाद आपके 12वां प्रश्न है गठबंधनवादी राजनीति की प्रमुख समस्या क्या है। यानी कि जब देश में गठबंधन की सरकारें होती है तो इसका नकारात्मक पक्ष क्या है। इसका नकारात्मक पक्ष ये होता है कि क्षेत्रीय पार्टियां वो राजनीतिक सौदेबाजी और अवसरवादिता की राजनीति करती है। जो राजनीतिक पार्टियां वो अपना अवसर देखती है और सौदे करती है। मुख्य रूप से जो गठबंधन में है वो पार्टियां बिकती है और अपने क्षेत्र के विकास की तरफ अधिकतर ध्यान नहीं दे पाती। ये गठबंधन राजनीति की प्रमुख समस्या है। उसके बाद आपके चौथे प्रश्न से है वो लघुत्तरात्मक प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न है वो 2 नंबर का पूछा जाएगा। आपको इसको 40 से 50 वर्डों में है वो उत्तर देना है। ये आपके 4 से 5 लाइनों में लिखना है। इसमें चौथा प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कोई 2 कारण बताइए। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के 2 प्रमुख मुद्दे ये है। पहला है कश्मीर का मुद्दा। पाकिस्तान सरकार का दावा है कि कश्मीर पाकिस्तान का अंग है, जबकि भारत का कहना है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इस मुद्दे को लेकर दोनों के बीच 2 युद्ध हो चुके हैं, लेकिन उस मुद्दे का समाधान नहीं हो पाया। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का जो मुख्य मुद्दा है वो है कश्मीर। पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर पर पाकिस्तान का अधिकार है, जबकि भारत कहता है कि कश्मीर भारत का है, वो एक अभिन्न भाग है। इस कारण भारत और पाकिस्तान के बीच 2 बार युद्ध भी हो चुके हैं, लेकिन इस मुद्दे का कोई भी समाधान आज तक नहीं हुआ है। दूसरा है सरक्रीक की समस्या। सरक्रीक जो आपके कच्छ के रण में सरक्रीक की सीमा रेखा को लेकर दोनों देशों में मतभेद है। जो गुजरात के पास आपके कच्छ का रण है, इसमें जो सरक्रीक क्षेत्र है उसकी सीमा रेखा को लेकर भी विवाद है। भारत कहता है कि यहाँ ये क्षेत्र हमारा है, जबकि पाकिस्तान कहता है ये क्षेत्र हमारा है। उसके बाद 5वां प्रश्न है ह्यूमन राइट वॉच क्या है। इसका उत्तर होगा ह्यूमन राइट वॉच मानव अधिकारों की वकालत और उनसे संबंधित अनुसंधान करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना, ये मोस्ट है। और इसके जैसे एक संगठन है एमनेस्टी इंटरनेशनल, वो भी एक स्वयंसेवी संगठन है। आपको इन दोनों को विशेष रूप से ध्यान रखना। ह्यूमन राइट वॉच अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ह्यूमन राइट वॉच है वो किस देश का संगठन है। ये अमेरिका का संगठन है। ये विश्व की मीडिया का ध्यान मानव अधिकारों के उल्लंघन की ओर खींचता है। उसके बाद आपके 6ठा प्रश्न है आंतरिक रूप से विस्थापित जन से क्या आशय। आंतरिक रूप से विस्थापित जन वे लोग जो राजनीतिक उत्पीड़न, जाति हिंसा आदि किसी कारण से अपना घर बार छोड़कर अपने ही देश या राष्ट्र की सीमा के भीतर ही रह रहे हैं, उन्हें आंतरिक रूप से विस्थापित जन कहा जाता है। जैसे कश्मीर घाटी छोड़ने वाले कश्मीरी पंडित, यानी कि वे लोग जो किसी राजनीतिक हिंसा के कारण, जातिगत हिंसा के कारण या किसी अन्य उत्पीड़न के कारण अपने ही देश में अपना निवास स्थान छोड़कर दूसरी जगह बसते हैं, उन्हें आंतरिक रूप से विस्थापित लोग कहा जाता है। जो अपने ही देश के भीतर है वो अपना निवास स्थान परिवर्तित करते हैं, जैसे जो कश्मीरी घाटी है उसको छोड़ने वाले जो कश्मीरी पंडित है। उसके बाद 7वां प्रश्न है यूएनईपी क्या है, किन्हीं 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए। यूएनईपी से आशय यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम से जुड़ी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। आपके जो यूएनईपी का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये आपके पर्यावरण कार्यक्रम से जुड़ी संस्था है और ये किसकी है, यूएनओ की संस्था है। इसका आपके मुख्य कार्य पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं पर सम्मेलन कराना और इस विषय पर अध्ययन को बढ़ावा देना, लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना, पर्यावरण की समस्याओं पर ज़्यादा कारगर और सुलझी पहल कदमियों की विश्व स्तर पर व्यापक ढंग से शुरुआत करना, यानी कि पर्यावरण की समस्या है उसको किस प्रकार से सुलझाया जा सकता है इस बारे में सुझाव देना और उसकी पहल करना, उनको लागू करवाना। उसके बाद आपके 8वां प्रश्न है बॉम्बे प्लान। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बॉम्बे प्लान क्या है। बॉम्बे प्लान 1944 में भारतीय उद्योगपतियों का एक समय बॉम्बे में एकत्रित हुआ। इस बैठक में इन उद्योगपतियों ने नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया और इस प्रस्ताव को ही है वो बॉम्बे प्लान कहा जाता है। ये बॉम्बे प्लान है वो 1944 में बना और इसे उद्योगपतियों के एक समूह ने बनाया था। उसके बाद आपके जो 9वां प्रश्न है इसमें आपके मिलान चिन्ह वाला है। मिलान चिन्ह में जो सही उत्तर है आपको उसके सामने लिखना है। इसमें पहला है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तीसरा है भारत के प्रथम गृह मंत्री। भारत के प्रथम गृह मंत्री है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चौथा है तिब्बती धर्म गुरु कौन थे। तिब्बती धर्म गुरु तो आपके जो है वो दलाई लामा थे। इनको आपको चारों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, इनमें से एक प्रश्न आपके परीक्षा में पक्का पूछा जाएगा। उसके बाद 10वां प्रश्न है प्रिवी पर से क्या अभिप्राय है, अर्थ बताइए। प्रिवी पर से भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देशी रियासतों को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया और इनके तत्कालिक शासकों को जीवन यापन हेतु
विशेष धनराशि और भत्ते दिए जाने की व्यवस्था की गई। इसे प्रीव्यू विपक्ष का गया। जो आपके जब रियासतों का एकीकरण किया गया, जब रियासतों के जो मुख्य राजा थे उनको विशेष धनराशि और भत्ते दिए जाने की घोषणा की कि हम आपको है वो प्रति माह इतनी पेंशन देंगे, आपको इतना भत्ता देंगे। इस कारण है वो इससे प्रीविपर्स कहा गया और बाद में इंदिरा गांधी ने वो प्रीविपर्स को समाप्त कर दिया था। और उसके बाद आपके 11 प्रश्न है, आपातकाल के कोई दो कारण बताइए। 1975 में आपके जो आपातकाल लगा था उसके कोई दो कारण बताने। आपातकाल के दो प्रमुख कारण है वो आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर 1975 में आपातकाल घोषित किया गया। आपातकाल का जो सरकार ने मुख्य कारण वो बताया कि आंतरिक गड़बड़ी देश में है वो आंतरिक असुरक्षा का माहौल है। दूसरा है, श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया और इसके आधार पर विपक्षी दलों द्वारा इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग की जा रही थी और धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। देश में जगह जगह दंगे हो रहे थे। इस कारण वो मुख्य रूप से आपके आपातकाल लगे। जो आपके श्रीमती इंदिरा गांधी थी उनके चुनाव को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। इस प्रकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके चुनाव जीता है, इसलिए ये चुनाव अवैध है। और इंदिरा गांधी यदि 6 महीने के भीतर वापिस चुनाव लड़कर नहीं जीती है तो वह प्रधानमंत्री पद पर नहीं रह सकती। इस कारण जो विपक्षी दल है वो इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इस कारण वो इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। उसके बाद 12वां प्रश्न है, क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं। क्षेत्रवाद का अर्थ किसी भी देश के उस छोटे से क्षेत्र से है जो औद्योगिक सामाजिक अधिकारों से अपने प्रत्येक अस्तित्व के लिए जागृत है। यानी कि क्षेत्रवाद का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष की कोई एक विशेषता जिसके कारण है वो क्षेत्र अन्य दूसरे क्षेत्रों से अलग है या भिन्न है, अपना विशिष्ट अस्तित्व रखता है। क्षेत्रवाद केंद्रीकरण के विरुद्ध क्षेत्रीय इकाइयों को अधिक शक्ति व स्वायत्तता प्रदान करने के पक्ष में। क्षेत्रवाद की जो धारणा है वो केंद्रीकरण यानी कि सभी शक्तियाँ केंद्र के पास नहीं होनी चाहिए, प्रत्येक क्षेत्र के पास है वो अपने क्षेत्र की शक्तियाँ अलग अलग होनी चाहिए और जो प्रत्येक क्षेत्र है वो स्वतंत्र होना चाहिए। ये क्षेत्रवाद की मुख्य धारणा है। उसके बाद 13वां प्रश्न है, भारत में गठबंधन सरकारों के निर्माण के कोई दो कारण बताएं। इसका आपके उत्तर है 1989 के बाद राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस का आधिपत्य समाप्त हो गया और कांग्रेस के विरुद्ध अनेक राजनीतिक दल आए जिससे गठबंधनवादी सरकारों का दौर शुरू हुआ। 1989 के बाद आपके जो भारत की केंद्र सरकार की राजनीति उसमें कांग्रेस का अधिकार है वो समाप्त हो गए और कांग्रेस विरुद्ध अनेक राजनीतिक दल आए। इस कारण इन छोटे छोटे दलों ने वो मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई। इस प्रकार है वो गठबंधन सरकार के निर्माण हुआ। दूसरा है, क्षेत्रीय दलों की बढ़ती संख्या के कारण भी राष्ट्रीय दल को लोकसभा या विधानसभा में बहुमत मिलना कठिन हो गया जिससे गठबंधन की राजनीति शुरू हुई। जो इस दौर में वो क्षेत्रीय दलों की संख्या बहुत अधिक बढ़ी जिसके कारण वो किसी भी राष्ट्रीय दल को है वो लोकसभा या विधानसभा में बहुमत नहीं मिलता, इस कारण गठबंधन करना पड़ता। उसके बाद आपका जो खंड 6 है इसमें प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा और आपको इसका उत्तर है वो 80 से 100 शब्दों में देना है और ये आपके अथवा में भी पूछा जाएगा, आपको दोनों में से कोई एक करना है। इसमें 14 प्रश्न है, भौगोलिक निकटता का क्षेत्रीय संगठनों के गठन पर क्या असर होता है। यानी कि जो आपकी भौगोलिक निकटता है या जो क्षेत्र की निकटता है उसका क्षेत्रीय संगठनों के गठन पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके कारण उस क्षेत्र के देश की कई समस्याएं, धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज और भाषाएं समान होती है जिससे क्षेत्रीय संगठनों के निर्माण में मदद मिलती है। भौगोलिक निकटता जैसे कि कोई पार्टी है वो राजस्थान में और वो हरियाणा में भी अपना चुनाव लड़ना चाहती है, ये अपनी भौगोलिक निकटता के कारण हरियाणा में भी अपना प्रभाव जमा सकती है। या कोई हरियाणा, पंजाब या यूपी की कोई पार्टी हो राजस्थान में चुनाव लड़ सकती है, अपना प्रभाव जमा सकती है। यह आपकी भौगोलिक निकटता होती है कि भौगोलिक निकटता के आधार पर जो क्षेत्रीय पार्टियां वो अपना प्रभाव किस प्रकार जमा सकती है और इसका जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो क्या पड़ता है। इसका आपके मुख्य पॉजिटिव इफेक्ट ये पड़ता है कि जो समस्याएं, धर्म है, संस्कृति और रीति रिवाज है वो भौगोलिक निकट जो क्षेत्र है उनके एक समान होते हैं। दूसरा है, इसके कारण क्षेत्र विशेष के देशों में क्षेत्रीय संगठन बनाने की भावना विकसित होती है और इस भावना के साथ पारस्परिक संघर्ष और युद्ध का स्थान पारस्परिक सहयोग और शांति ले लेती है। इससे है वो एक दूसरे के सहयोग करने और शांति की भावना पैदा होती है। इसका तीसरा कारण क्षेत्रीय निकटता और भौगोलिक एकता मेल मिलाप के साथ आर्थिक सहयोग और अंतर्देशीय व्यापार को बढ़ावा देती है। जो क्षेत्रीय निकटता है वो मेल मिलाप और अंतर्देशीय व्यापार है उसको भी बढ़ावा देती है और आर्थिक सहयोग, एक दूसरे की पैसों में भी सहायता करने में यह आपकी मुख्य भूमिका निभाता है। भौगोलिक निकटता के कारण उस क्षेत्र विशेष के राष्ट्र बड़ी आसानी से सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था कर सकते हैं। भौगोलिक निकटता यानी कि दो क्षेत्र आसपास है तो वो अपनी सुरक्षा की व्यवस्था सामूहिक रूप से दोनों मिलकर एक साथ है वो कर सकते हैं, इसमें भी आसानी होगी। इसका 501 क्षेत्र के विभिन्न राष्ट्र क्षेत्रीय संगठन बनाकर परस्पर सड़क मार्ग और रेल सेवाओं से आसानी से जुड़ सकते हैं। एक क्षेत्र के जो अनेक राष्ट्र है वो सड़क मार्ग और रेल मार्ग से भी आसानी से जुड़ सकते हैं जो कि भौगोलिक रूप से नज़दीक होंगे तो यह बहुत ही आसान होगा।
इसके अथवा में आपके है यूरोपीय संघ की विशेषताएं बताइए। यदि आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो आप ये कर सकते हैं, इन दोनों में से आपको कोई एक करना है। यूरोपीय संघ की विशेषता, यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा यूरो, स्थापना दिवस, गान और झंडा है। यूरोपीय संघ का जो मुद्रा है उसका नाम है यूरो। दूसरा, यूरोपीय संघ आर्थिक राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने में सक्षम है। यूरोपीय संघ का सदस्य फ्रांस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य, यानी कि फ्रांस के पास है वो वीटो पावर है। यूरोपीय देश के कई सदस्य सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में भी शामिल है। चौथा है सैनिक ताकत के हिसाब से यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना। यूरोपीय संघ के एक देश फ्रांस के पास परमाणु हथियार भी है। अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी मामले में यूरोपीय संघ का दुनिया में दूसरे स्थान है। यूरोपीय संघ है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी दुनिया में दूसरे स्थान पर है और सेना भी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी यूरोपीय संघ के पास है। और यूरोपीय संघ का जो एक देश फ्रांस है उसके पास परमाणु हथियार भी है। पांचवा, अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है, लेकिन अनेक मामलों में इसके सदस्य देशों को अपनी विदेश नीति और रक्षा नीति, इसके जो देशों की विदेश नीति और रक्षा नीति है वो लगभग समान है। उसके बाद आपके 15वां प्रश्न है, एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो अमेरिका है, अमेरिका पर यूएनओ का क्या प्रभाव है, अमेरिका का इतना दबदबा होते हुए भी यूएनओ का क्या महत्व है, इसके बारे में आपको बताना है। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता। संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका और शेष विश्व के विभिन्न देशों के बीच है वो विभिन्न मुद्दों पर बातचीत कायम कर सकता है। यूएनओ है वो एक तरफ शक्तिशाली देश अमेरिका और विश्व के जो अन्य देश है उनके बीच बातचीत कायम कर सकता है, उनके बीच कोई भी है वो समझौता करवा सकता है। दूसरा, झगड़ों और सामाजिक आर्थिक विकास के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए 193 देशों को एक साथ किया जा सकता है। यदि अमेरिका है वो यूएनओ की बात नहीं मानता है तो यूएनओ है वो अन्य 192 देश है उनको अमेरिका के खिलाफ खड़ा कर सकता है। ये आपके अमेरिका इतना ताकतवर होते हुए भी यूएनओ का महत्व है। तीसरा, शेष विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से अमेरिकी रवैये और नीतियां कुछ न कुछ अंकुश लगा सकता है। पूरा विश्व है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक जो मंच है उसके माध्यम से अमेरिका की नीतियों पर अंकुश लगा सकता है। चौथा है, आज विभिन्न समाज और मुद्दों के बीच आपसी तार जुड़ते जा रहे हैं। आने वाले समय में पारस्परिक निर्भरता बढ़ती जाएगी, इसलिए यूएनओ का महत्व भी निरंतर बढ़ेगा। आज है वो विभिन्न समाज और मुद्दों के बीच जो लोग हैं वो एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, इसके कारण भी आने वाले समय में है वो यूएनओ का महत्व बढ़ेगा। इसके अथवा में आपके पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर टिप्पणी लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ, आपके पहले मॉडल पेपर में इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी कि आईएमएफ का पूरा नाम क्या है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये संगठन वैश्विक स्तर की वित्तीय व्यवस्था की देखरेख करता है और मांगे जाने पर वित्तीय और तकनीकी सहायता मुहैया कराता है। वैश्विक स्तर की वित्त व्यवस्था का आशय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम आने वाली वित्तीय संस्थाओं और लागू होने वाले नियम। जो आपके अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है वो पूरे विश्व के लिए वित्तीय व्यवस्था की देखरेख करता है और लोगों के मांगने पर उनको है वित्तीय और तकनीकी सहायता भी उपलब्ध करवाता है। वैश्विक स्तर की वित्तीय व्यवस्था का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली संस्था और लागू होने वाले नियम। 12 अप्रैल 2016 की स्थिति के अनुसार 189 देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य हैं, लेकिन हर सदस्य की राय का वजन बराबर नहीं है। G7 समूह 7 के सदस्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और कनाडा के पास 41.29% मत है। आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, जो G7 के सदस्य है वो कौन कौन से। G7 के सदस्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और कनाडा। उसके बाद अन्य अग्रणी देशों में चीन का आपका आईएमएफ में जो मत है वो 6.09% है और भारत का 2.64%। आपको इसको विशेष रूप से याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में वो भारत का मत है वो 2.64% है और रूस का 2.59% और ब्राज़ील का 2.22% और सऊदी अरब का 2.02% और अकेले अमेरिका का है वो 16.52% मताधिकार है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आपको भारत और अमेरिका का विशेष रूप से ध्यान में रखना है। उसके बाद 16 प्रश्न है, हमारे देश की चुनाव प्रणाली के कारण कांग्रेस पार्टी की जीत को अलग से बढ़ावा मिला, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसमें आपसे ये पूछा गया है कि हमारे देश की जो चुनाव प्रणाली है, चुनाव करने का तरीका है, उसके कारण भी जो कांग्रेस पार्टी है उसकी जीत को अलग से बढ़ावा मिला, इसको उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। इसका उत्तर है, हमारे देश की चुनाव प्रणाली में सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत के तरीके को अपनाया गया है। इस प्रणाली के अनुसार अगर कोई पार्टी बाकियों की अपेक्षा थोड़े ज़्यादा वोट हासिल कर लेती है तो दूसरी पार्टियों को प्राप्त वोटों के अनुपात की तुलना में उसे कहीं ज़्यादा सीटें हासिल होती है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की पार्टी की जीत का आंकड़ा और दायरा हमारी चुनाव प्रणाली के अनुसार बढ़ा चढ़ा दिखता है
उदाहरण के अनुसार 1952 में कांग्रेस पार्टी कुल वोटों में से मात्र 45% वोट हासिल हुए, लेकिन कांग्रेस की 74% सीटें हैं वो हासिल हुई। जो कांग्रेस पार्टी इसको पूरे वोटों में से 100 में से 45 वोट रहे, उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन जो कांग्रेस को सीटें हैं वो 74 सीटें प्राप्त हुई, क्योंकि हमारे देश की जो चुनाव प्रणाली है वो सर्वाधिक वोट पाने वाले की जितने भी कैंडिडेट खड़े होते हैं उनमें से जो अधिक वोट प्राप्त करेगा वही जीतेगा। इसमें सोशलिस्ट पार्टी वोट हासिल करने के हिसाब से दूसरे नंबर पर रही। उसे 1952 के चुनाव में पूरे देश में कुल 10% वोट मिले थे, लेकिन पार्टी है वो ये पार्टी सिर्फ 3% सीटें भी नहीं जीत पाई। इसके जो सीटें हैं वो बहुत कमाई, लेकिन इसके पास वोट अधिक थे। इसके अलावा हम आपके है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन के बारे में लिखिए। इसका उत्तर है भीमराव जी अंबेडकर। आपका पूरा नाम बाबा साहेब भीमराव जी अंबेडकर है। आप जाति विरोधी आंदोलन के नेता और दलितों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष के अगुवा थे, यानी कि आंदोलन का नेतृत्व करने वाले थे। आपने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। आपको इस पार्टी का विशेष रूप से ध्यान रखना। बाद में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। आप रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के गठन के योजनाकार भी रहे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वाइसराय की काउंसिल में सदस्य भी रहे। आप संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। भारत की आज़ादी के बाद नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में मंत्री की भूमिका भी अदा की। आपने हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर अपनी असहमति जताते हुए 1951 में इस्तीफा दे दिया मंत्री पद से, और 1956 में हजारों अनुयायियों के साथ है वो बौद्ध धर्म अपनाया था। आपको विशेष रूप से जो भीमराव अंबेडकर की पार्टियां उनको ध्यान में रखना है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, इनको ध्यान में रखना है। और ये आपके जो है वो संविधान सभा की प्रारूप समिति है उसके भी अध्यक्ष थे, और ये जाति विरोधी आंदोलन के मुख्य नेता थे। उसके बाद 17वां है, किन कारणों से वर्ष 1980 में मध्य अवधि चुनाव करवाने पड़े। यह आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। इसके आपके कारण है 1980 में हुए मध्य अवधि चुनाव के कारण। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी को जनता ने स्पष्ट बहुमत प्रदान किया, लेकिन जनता पार्टी के नेताओं प्रधानमंत्री पद को लेकर मतभेद हो गया। आपातकाल का विरोध जनता पार्टी कुछ दिनों के लिए एकजुट रख सका। जनता पार्टी के पास किसी एक दिशा, नेतृत्व और साझे कार्यक्रम का अभाव था। जनता पार्टी उसके पास कोई एक स्पष्ट दिशा, कोई एक स्पष्ट नेतृत्व और कोई साझा कार्यक्रम नहीं था। केवल 18 महीने में मोरारजी देसाई ने लोकसभा में अपना बहुमत खो दिया, जिसके कारण मोरारजी देसाई को त्यागपत्र देना पड़ा। और मोरारजी देसाई के बाद चरण सिंह है वो कांग्रेस पार्टी के समर्थन से प्रधानमंत्री बने, और 4 महीने बाद कांग्रेस पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया। सत्ता के बीच हुई उठापटक के कारण है वो 1980 में लोकसभा में मध्य अवधि चुनाव हुए। इसका आपके जो मुख्य कारण था, जनता पार्टी की सरकार में पारस्परिक तालमेल का अभाव था। लोगों के बीच सत्ता की भूख थी, सत्ता की लालसा थी, और राजनीतिक अस्थिरता थी। जो कोई स्पष्ट नेतृत्व नहीं था और कोई स्पष्ट नेता नहीं चुन पाए, उसके कारण है वो मध्य अवधि चुनाव करवाने पड़े। उसके बाद आपके इसके अथवा में 1977 के चुनाव के बाद पहली बार केंद्र में विपक्षी दल की सरकार बनी। ऐसा किन कारणों से संभव हुआ, यानी कि जो आपके 1977 का चुनाव है वो इसमें कांग्रेस क्यों आ रही और अन्य दल है उसकी सरकार क्यों बनी। इसका है 1977 के चुनाव के बाद केंद्र में पहली बार विपक्षी दल की सरकार बनने के पीछे अनेक कारण जिम्मेदार है, जिनमें से कुछ प्रमुख है वो निम्नलिखित है। आपातकाल लागू होने से 8 विपक्षी नेताओं ने आपातकाल के बाद हुए चुनाव के पहले एकजुट होकर जनता पार्टी नामक एक नया दल बनाया और कांग्रेस विरोधी मतों के बिखराव को रोका। जो आपके अन्य विपक्षी दल थे उन सभी ने मिलकर जनता पार्टी नाम का एक नया दल बनाया और आपातकाल को एक मुद्दा बनाकर है वो जो कांग्रेस के सभी विरोधी नेता थे उनको एकजुट किया। उसके बाद दूसरा, चुनाव से पहले जगजीवन राम ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया तथा कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं ने जगजीवन राम के नेतृत्व एक नई पार्टी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाई। बाद में ये पार्टी भी जनता पार्टी में शामिल हो गई। जो आपके कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे जगजीवन राम, उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और उसके साथ जो कांग्रेस के अन्य नेता थे उन्होंने मिलकर एक नई पार्टी बनाई कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। और बाद में ये कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी है वो भी जनता पार्टी मिल गई, अर्थात कांग्रेस के विपक्ष में मिल गई। इसका आपके तीसरा कारण है, आपातकाल के दौरान जनता पर अनेक जातियाँ की गई। जैसे संजय गांधी के नेतृत्व में अनिवार्य नसबंदी कार्यक्रम चलाया गया। प्रेस और समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी गई। 1000 लोगों को गिरफ्तार किए गए। उसके कारण भी है वो आपके 1977 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हुई। चौथा है, जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार में शासन के अलोकतांत्रिक चरित्र और आपातकाल के दौरान जातियों को मुद्दा बनाया। जो आपातकाल के दौरान हिंसा हुई हो या जो लोगों को उत्पीड़न हुआ उनको है वो जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया और इसको जनता पार्टी को फायदा और जनता पार्टी की सरकार बनी और कांग्रेस को हार मिली। उसके बाद आपका जो खंड द है वो निम्नात्मक प्रश्नों से संबंधित है और इसमें प्रत्येक प्रश्न है वो 4 नंबर का और ये भी आपके अथवा में पूछा जाएगा।
इसमें आपके पहला प्रश्न है सोवियत संघ के विघटन के कारणों का परीक्षण कीजिए। सोवियत संघ के विघटन के जो उत्तरदायी कारण है वो निम्नलिखित है। पहला है राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की अंदरूनी कमजोरी। सोवियत संघ की आर्थिक राजनीतिक संस्थाएं हैं वो अंदरूनी कमजोरी कारण लोगों की इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकी। कई सालों तक उनकी अर्थव्यवस्था वो गतिरोध रही। इससे उपभोक्ता वस्तुओं की बड़ी कमी हो गई। सोवियत संघ की आबादी के एक बड़ा हिस्सा अपनी राजव्यवस्था को शक की नज़र से देखने लगे। उन पर खुलेआम सवाल है वो खड़े करने। तो सोवियत संघ की राजनीतिक और आर्थिक संस्था थी उन वो अंदरूनी रूप से कमजोर थी। दूसरा है लोगों को अपने पिछड़ेपन की पहचान होना। जब पश्चिम देशों की प्रगति और अपने पिछड़ेपन के बारे में सोवियत संघ के आम नागरिक जानकारी बढ़ी तो इससे सोवियत संघ के लोगों को राजनीतिक मनोवैज्ञानिक रूप से धक्का लगा। सोवियत संघ के लोगों को लगा कि हम अन्य देशों से पिछड़े हुए और जो पश्चिमी देश है वो हमारे से आगे बहुत प्रगति कर चुके हैं। इस कारण उनको है वो मनोवैज्ञानिक रूप से भी धक्का लगा कि हम अन्य देशों से पिछड़ गए। तीसरा है प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरोधता। सोवियत संघ की प्रशासनिक गतिरोधता कम्युनिस्ट पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रहना, भारी भ्रष्टाचार, शासन में ज़्यादा खुलापन लाने की अनिच्छा और सत्ता को केंद्रीकृत रूप आदि कारण सरकार का जनाधार खिसकता चला गया। जो सरकार सोवियत संघ का प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें बहुत सारा भ्रष्टाचार था, उसके कारण है वो सोवियत संघ का विघटन और जनता की इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई। चौथा है गोरबाचेव के समर्थन की समाप्ति। जनता का एक तबका सुधारों की धीमी गति के कारण गोरबाचेव से नाराज हो गए तो सुविधा भोगी वर्ग उनके सुधारों की तीव्र गति से नाराज हो गए। इस प्रकार सुधारों के कारण गोरबाचेव का समर्थन चारों रूप से समाप्त हो गया। जो आपके मिखाइल गोरबाचेव है उनको लोगों का जो समर्थन था वो समाप्त हो गया। उसके बाद पांचवा है राष्ट्रवादी भावना और संप्रभुता का जवाब। बाल्टिक गणराज्य, यूक्रेन, जॉर्जिया जैसे गणराज्यों में राष्ट्रवादी और संप्रभुता के भावों का उभार सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और तात्कालिक कारण सिद्ध हुई। यानी कि जो अन्य देश है उनमें राष्ट्रवादी भावनाएं जगने लगी और वह अपने आप को स्वतंत्र मानने लगे। ये सोवियत संघ के विघटन का मुख्य कारण है। इसके तो हम आपके सोवियत प्रणाली से आप क्या समझते हैं इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। इसका आपके उत्तर होगा सोवियत प्रणाली का अर्थ। समाजवादी सोवियत गणराज्य 1977 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। उसने समाजवाद के आदर्श एवं समतामूलक समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर रचने की जो कोशिश की उसे सोवियत प्रणाली कहा गया। जो आपके समतामूलक समाज की जरूरत पूरा करने की जो निजी संस्था है उनको समाप्त करना और उसके आधार पर है वो समाज को समानता के सिद्धांत पर रचा गया, यही आपके सोवियत प्रणाली थी। इसमें राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिए गए। इसकी धुरी है वो कम्युनिस्ट पार्टी थी। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी, यानी कि इसमें अर्थव्यवस्था पर है वो पूरा का पूरा सरकार का अधिकार था। सोवियत प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं समाजवादी खेमे की स्थापना। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ के नेतृत्व में पूरे यूरोप के देशों की राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था की सोवियत प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया। इस खेमे का नेता वो समाजवादी सोवियत गणराज्य था। ये जो आपके सोवियत प्रणाली की तर्ज पर है वो पूरे पूर्व यूरोप के देशों को डाला गया और इसका जो मुख्य नेता है वो समाजवादी सोवियत गणराज्य रूस था। उसके बाद दूसरे राज्य का स्वामित्व और नियंत्रण। सोवियत प्रणाली में संपत्ति का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व था तथा भूमि और अन्य उत्पादक संपदाओं पर स्वामित्व होने के अलावा नियंत्रण भी है वो राज्य का ही था। तीसरा है सत्तावादी प्रणाली। सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। यह प्रणाली सत्तावादी हो गई। लोगों को लोकतंत्र तथा अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी। चौथा है कम्युनिस्ट पार्टी का शासन। सोवियत प्रणाली में एक दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था और इस दल का सभी सभाओं संस्थाओं पर भारी अंकुश था। यह दल जनता के प्रति वो जवाबदेह नहीं था। कम्युनिस्ट पार्टी उस एक ही पार्टी का शासन था और इस दल का वो सभी संस्थाओं पर प्रभाव था और यह जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था। उसके बाद पांचवा रूसी गणराज्य का प्रभुत्व। हालांकि सोवियत संघ के नक्शे में रूस संघ के 15 गणराज्यों में से एक था, लेकिन वास्तव में रूस का हर मामले में प्रभुत्व है। जो अन्य देश है उन पर रूस का अधिकार था। उसके बाद आपके 1900 प्रश्न है वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया और भारत कैसे वैश्वीकरण को प्रभावित कर रहा है। इसमें आपको दोनों को बताना है कि वैश्वीकरण है वो उसने भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार प्रभावित किया और भारत है वो वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है। इसका आपके पहला है वैश्वीकरण ने भारत को अत्यधिक प्रभावित किया है। जैसे वैश्वीकरण के अंतर्गत भारत ने निजीकरण और उदारीकरण की नीतियों को अपनाया। बहुत सी आर्थिक गतिविधियां द्वारा राज्य के निजी क्षेत्र में सौंप दी गई। विदेश पूंजी निवेश हेतु इन पर प्रतिबंधों को उदार बनाए गए। परिणामतः भारत में विदेशी वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ी। औद्योगिक प्रतियोगिता के इस तहत बाजार में उपलब्ध वस्तुओं के विकल्पों व गुणवत्ता में वृद्धि हुई। दूसरे वैश्वीकरण के कारण भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर में तेजी से वृद्धि हुई। जो भारत के आपके जीडीपी है सकल घरेलू उत्पाद है उसमें तेजी से वृद्धि हुई।
उसके बाद तीसरा है वैश्वीकरण के कारण भारत के विकसित देश वैश्वीकरण की प्रक्रिया के प्रभाव स्वरूप भारत को एक बड़ी मंडी के रूप में देखने लगे। इसके कारण भारत में है वो विदेशी निवेश बढ़ा, भारत को अन्य देश है वो एक बड़ी मंडी के रूप में देखने लगे, यहाँ हर वस्तु है वो मिल जाती है। 5 वैश्वीकरण के प्रभाव स्वरूप भारतीय लोगों ने आजीविका के लिए विदेशों में बसना शुरू कर दिया। छठा है वैश्वीकरण के प्रभाव स्वरूप यूरोप और अमेरिका की पश्चिमी संस्कृति बड़ी तेजी से भारत में फैल रही है और भारत में पश्चिमी संस्कृति परंपरागत संस्कृति के साथ मिलकर मिश्रित रूप जो आपके वैश्वीकरण है उसके कारण भारत में पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव बढ़ा और जो भारतीय संस्कृति है वो भी पूरे विश्व में फैली है। 7 वैश्वीकरण के कारण विश्व बाजार में विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के मध्य आत्मनिर्भरता और प्रतियोगिता बढ़ गई, जो बाजार है उनके मध्य है वो कंपटीशन बढ़ गया। उसके बाद है वैश्वीकरण पर भारत का क्या प्रभाव, जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया पूरे विश्व पर है वो भारत का क्या प्रभाव पड़ा है। भारत ने भी वैश्वीकरण को कुछ हद तक प्रभावित किया है, जैसे भारत से अब अधिक लोग विदेशों में जाकर अपनी संस्कृति और रीति रिवाजों को प्रचार कर रहे हैं। भारतीय विचार, खान पान, पहनावा भी अन्य देशों में पहुंच रहा है और अपनी जगह बना रहे। वैश्वीकरण के कारण जो भारत का भारतीय विचार है, खान पान है, पहनावा है, रीति रिवाज है, ये पूरे विश्व में फैले। भारत में उपलब्ध सस्ते श्रम ने विश्व के कई देशों को इस ओर आकर्षित किया। जो भारत में जो सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं वो विश्व के अन्य देशों में जाकर अपना काम करे, इस कारण भी है वो भारत ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित किया और जो अन्य देश है वो भारत से श्रमिकों की मांग कर रहे हैं। तीसरा, भारत ने कंप्यूटर तथा तकनीकी क्षेत्र में बड़ी तेजी से उन्नति कर विश्व में अपना प्रभुत्व जमाया। भारत ने कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में उन्नति की, इसके कारण पूरे विश्व पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। चौथा है भारतीय उत्पादन, विशेषकर हैंडीक्राफ्ट आदि को अच्छे भारतीय उत्पाद है जैसे हैंडीक्राफ्ट है या कोई अन्य वस्तु है उनको विश्व के अच्छे बाजारों में कंपटीशन देखने को मिले और विश्व के अन्य बाजारों में भी बिक रहे हैं। इसके अथवा में आपके है वैश्वीकरण के प्रतिरोध को लेकर भारत के क्या अनुभव है, यानी कि भारत में वो वैश्वीकरण का विरोध के क्या कारण है। भारत में वैश्वीकरण का प्रतिरोध हुआ और कई आंदोलन हुए। सामाजिक आंदोलन द्वारा हमें आस पड़ोस की दुनिया और समाज को समझने में सहायता मिलती है। इन आंदोलनों के माध्यम से हम अपनी समस्याओं का हल तलाश सकते हैं। भारत में वैश्वीकरण का विरोध कई माध्यमों द्वारा हो रहा है, जैसे पहले है आपके वामपंथी दल, मानवाधिकार कार्यकर्ता और पर्यावरणवादियों द्वारा विरोध। वामपंथी राजनीतिक दलों ने आर्थिक वैश्वीकरण के खिलाफ आवाज उठाई है, तो दूसरी तरफ मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा, महिला कार्यकर्ता इंडियन सोशल फोरम के मंचों के माध्यम से नव उदारवादी वैश्वीकरण के खिलाफ आवाज उठा रहा है। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, इंडियन सोशल फोरम जो आपके मानवाधिकार कार्यकर्ता है, पर्यावरणवादी है, मजदूर है, युवा है, महिला कार्यकर्ता, इन्होंने इंडियन सोशल फोरम एक मंच है उसके माध्यम से जो नव उदारवादी वैश्वीकरण है इसके खिलाफ आवाज उठाई है। और वामपंथी दलों ने भी आर्थिक वैश्वीकरण का विरोध किया कि अर्थव्यवस्था पर है वो सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, न कि निजीकरण होना चाहिए। उसके बाद दूसरा है औद्योगिक श्रमिक और किसान संगठनों द्वारा विरोध। औद्योगिक श्रमिक और किसानों के संगठनों ने बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रवेश का विरोध किया। जो औद्योगिक श्रमिक और जो किसानों के संगठन है उन्होंने जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां उनके प्रवेश का विरोध किया, क्योंकि इन कंपनियों में अधिकतर कार्य वो मशीनों के माध्यम से होता है। इस कारण श्रमिकों की मांग कम होती है और जो श्रमिक है वो बेरोजगार हो जाते हैं और किसान भी है वो खेत में जो काम करते हैं उनका भी मशीनों के कारण काम कम हो जाता है। इस कारण इन संगठनों ने विरोध किया। उसके बाद तीसरा पेटेंट संबंधी विरोध। कुछ औषधीय वनस्पतियों जैसे नीम को अमेरिकी तथा यूरोपीय कंपनी ने पेटेंट कराने का प्रयास किया है, इसका भी कड़ा विरोध हुआ। जो भारत की एक औषधीय पौधा है नीम, इसको अमेरिकी और यूरोपीय कंपनी ने वो पेटेंट यानी अपने अधिकार में लेना चाहा, इसका भी भारत में वो कड़ा विरोध हुआ। चौथा है दक्षिणपंथियों द्वारा विरोध। वैश्वीकरण का विरोध भारत का दक्षिणपंथी खेमा भी कर रहा है। ये खेमा विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों का विरोध कर रहा है, जैसे केबल नेटवर्क के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे विदेश टीवी चैनलों से लेकर वैलेंटाइन डे मनाने, स्कूल कॉलेज के छात्राओं की पश्चिम पोशाकों के लिए बड़ी अभिरुचि का भी विरोध कर रहा है। जो दक्षिणपंथी समूह है वो आपके वैश्वीकरण के जो सांस्कृतिक प्रभाव है, हमारी जो संस्कृति है वो दुष्प्रभावी हो रही है, उसका विरोध कर रहे हैं। हमारी जो संस्कृति पर दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं उनका दक्षिणपंथी लोग विरोध कर रहे हैं और जो वामपंथी है वो आर्थिक वैश्वीकरण का विरोध कर रहे हैं। यह आपके पूरे 19 प्रश्न थे और 20 प्रश्न है आपके मैप से संबंधित है और इसमें आपके भारत से संबंधित 4 स्थान पूछे जाएंगे और ये जो आपके भारत राजनीति का पहला पार्ट है उससे आपके विशेष रूप से स्थान पूछे जाएंगे। इसमें आपके पहले में हिमाचल प्रदेश, मद्रास, सिक्किम और लक्षद्वीप। ये जो मद्रास है ये तमिलनाडु का प्राचीन नाम है और जो मैसूर है, मैसूर आपके कर्नाटक का प्राचीन नाम है। इसके अथवा में आपके ये 4 स्थान दिए गए हैं। इन 8 में से आपको कोई 4 करने, या तो ऊपर वाले 4 या नीचे वाले 4। ऐसा नहीं कि 2 ऊपर वाले और 2 नीचे वाले, ऐसे आपके गलत हो जाएगा। यह है हिमाचल प्रदेश आपके यहाँ
जम्मू कश्मीर के और लद्दाख के जस्ट नीचे, और सिक्किम है वो यहाँ बीच में, नेपाल और भूटान में ये सिक्किम है, बीच से उभरा हुआ है नेपाल और भूटान दोनों के बीच में। उसके बाद मद्रास आपके है वो यहाँ तमिलनाडु में, तमिलनाडु प्राचीन क्षेत्र, और लक्षद्वीप है वो यहाँ अरब सागर में, और इधर बंगाल की खाड़ी में वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसके बाद आपके जो अथवा वाले हैं वो है रामपुर है वो उत्तर प्रदेश में, कूच बिहार आपके जो है वो इधर पश्चिम बंगाल में, और ये जो मैसूर है वो कर्नाटक में, और गोवा यहाँ पर आपके महाराष्ट्र के जस्ट नीचे हैं। इस प्रकार आपको इन प्रश्नों का ध्यान रखना और इन प्रश्नों का अभ्यास करना है। ये आपके पूरे 20 के 20 के प्रश्न है। ये 20 के 20 प्रश्नों के आपको जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दी जाएगी, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप अगर यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इन वीडियो का फ़ायदा मिल सके और प्री एग्जाम पूरे में से पूरे अंक प्राप्त कर सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए।